Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everybody. This is another interactive session for Global Professional Practice class and Professional Practice class. Today we are going to talk about a very important matter, and that's why I'm not giving out the preview or outcomes for it, because it is a different kind of a discussion. The topic in question is how to be specific. Specific कैसे हो सकते हैं हम? As professionals, we need to be specific. अब ये specific क्या है, इसका वैसे तो डिटेल में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन लेक्चर के शुरू में स्पेसिफिक वर्ड का इंट्रोडक्शन छोटा सा मैं आपको दे दूं. स्पेसिफिक मीन्स टारगेटेड, स्पेशलाइज्ड. जब हम कोई बात करते हैं यानी बोलते हैं, या जब हम कोई चीज लिखते हैं, जिस तरह मेरे ज़हन में इस वक्त एग्जाम्पल आपकी तरफ से लिखे हुए आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चंस में. जो एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसमें तो सब लोग स्पेसिफिक ही होते हैं, क्योंकि चॉइसेस लिमिटेड हैं, उनमें से किसी एक को टिक करना है. या जो वर्ड आपने फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना होता है वो कोई ना कोई टेक्निकल वर्ड होता है. असल बात आती है कि जब आपसे कोई ओपिनियन पूछा जाता है, आपका ओपिनियन रिगार्डिंग अ सब्जेक्ट मैटर, तो आप उसे किस तरह से लिखते हैं. अपार्ट फ्रॉम उस पर मुझे काफी अफसोस भी हुआ है कि लोग पहले से लिखे हुए आंसर्स की कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जो उन्होंने नहीं लिखा किसी और ने लिखा हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली वो आंसर है किसी और क्वेश्चन का. जिस क्वेश्चन का आंसर मैं मांग रहा हूं वो उससे भी ताल्लुक नहीं रखता. तो बहरहाल अब जिस तरीके से भी पेपर की वैल्यूएशन हुई, मैं बाद में आप सबके साथ आपके पेपर्स शेयर भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको अंदाजा हो जाए कि मिस्टेक्स कहां पे हैं. मिस्टेक इसमें है कि हम अपनी बात लिखते हुए, अपनी बात कहते हुए स्पेसिफिक नहीं होते. स्पेसिफिक का क्या मतलब है? स्पेसिफिक का मतलब है स्पेशलाइज्ड, टारगेटेड. यानी जो बात हमने कहनी होती है या लिखनी होती है, हम वो बात लिख ही नहीं रहे होते, हम दाएं बाएं की बातें जिनका उस क्वेश्चन या उस ऑब्जेक्टिव के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता, हम वो लिख रहे होते हैं. और समटाइम्स हमारी लिखी हुई बात को दूसरा समझ भी नहीं सकता, और अगर हम कोई बात कहते हैं तो वो किसी को समझ भी नहीं आती, और ना ही हमें उसकी बात समझ आती है. तो इस चीज को अब हमने अपने यादाश्त में से निकालना है और अपनी यादाश्त को रिप्लेस करना है स्पेसिफिक चीजों के साथ. तो स्पेसिफिक की तरफ और बात भी हम करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में. पहले सर इसे बाउंड्री भी कहेंगे, दायरा, सर्कल कह सकते हैं. दायरे का मतलब भी तो लिमिट्स ही होता है, लेकिन थोड़ी देर इंतजार करते हैं, फिर इस पे ज्यादा डिटेल में बात करेंगे. पहले जरा इंट्रोडक्टरी डिस्कशन पे चलते हैं. मसला है मिसकम्युनिकेशन का. मिसकम्युनिकेशन या तो ये कि आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए थे और आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, इसका मतलब है मेरी गलती होगी, मैं जो चीज पूछना चाह रहा था वो आप तक नहीं पहुंचा सका. और दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो चीज मैं कहना चाह रहा था मैं वो कहने में तो कामयाब हो गया, लेकिन आप लोग उसे सही नहीं समझ सके. अब इसकी कई रीजंस हो सकती हैं, इसमें एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं. लैंग्वेज बैरियर होता है. जिस लैंग्वेज में पेपर लिखा हुआ है वो इंग्लिश है, और जिस लैंग्वेज को आप ज्यादा प्रेफर करते हैं वो इंग्लिश नहीं है. अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो लैंग्वेज उर्दू है या आपकी मकामी जुबान है, कोई पंजाबी है, सराइकी है, पुख्तो है, या हिंदको है, या कोई और है. प्रॉब्लम उसमें भी है, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, लेकिन हम खुद उनमें से निकलना नहीं चाह रहे होते. तो ना तो अंग्रेजी सही तरह लोगों को समझ आ रही होती है, ना उर्दू समझ आ रही होती है जो कौमी जुबान है फॉर सम रीजन, और ना ही जो लोग बीच में फंस जाते हैं ना उर्दू और इंग्लिश के, उन बेचारों की जो मकामी जुबान है वो भी ठीक नहीं होती. लेकिन चूंकि फिलहाल
ऑफिशियली हम आपकी मकामी जुबान में आपसे बात नहीं कर सकते, ना ही हम तवक्को रखेंगे कि आप भी अपनी मकामी या जो मादरी जुबान है उसमें बात करें और उसी में आप पेपर सॉल्व करें। अव्वल तो जिन लोगों की मादरी जुबान पंजाबी है वो पेपर सॉल्व ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें पंजाबी भी लिखनी नहीं आएगी और उर्दू भी हमें प्रॉपर लिखनी नहीं आती और हमें अंग्रेजी। तो बहरहाल अब बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जिसमें से हमने एक शॉर्टकट तरीका ढूंढना है और पहले उस प्रॉब्लम को समझना है। द प्रॉब्लम इज मिसकम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन नहीं हो रही। कम्युनिकेशन हो तो वो आप ऑलरेडी कंटेम्प्रेरी इशू में पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि अपना मीनिंग या अपना मतमे नजर किसी तक पहुंचा देना कामयाबी से, तो वो कम्युनिकेशन हो जाती है। लेकिन मिसकम्युनिकेशन उससे तो ऑपोजिट है, यानी कम्युनिकेशन की कोशिश की गई लेकिन वो कामयाब नहीं। फेलियर टू कन्वे अ मैसेज प्रॉपरली, यानी हो सकता है कि अगर मैं एक मैसेज आप तक पहुंचा रहा हूं लिख के या बोल के, तो मैं कामयाब ना हो सका अपना मैसेज आप तक पहुंचाने में। या फिर ये अ फेलियर टू कन्वे एक्चुअल मीनिंग ऑफ अ मैसेज, हो सकता है कि मैं या कोई शख्स जो मैसेज कन्वे कर रहा है वो उसका एक्चुअल मीनिंग किसी तरह कन्वे नहीं कर सका। और तीसरी चीज ये हो सकती है कि जिस तक वो मैसेज पहुंचना था, यानी जिसने या तो उसको सुनना था या पढ़ना था, वो उसका असल मतलब समझ ही ना सका। फेलियर टू अंडरस्टैंड एक्चुअल मीनिंग ऑफ अ मैसेज। अब कोई भी रीजन हो सकती है, हम इसमें नहीं पढ़ते कि क्या रीजन थी, क्या हुआ था। हम असल मसले की और उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अब रीजंस बड़ी सिंपल है, मैं सारी की सारी रीजंस यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि बुनियादी तौर पे इट्स नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस, जिसमें कम्युनिकेशन नीड की बेसिस पे हम उसे समझते हैं। तो रीजंस क्या है? एक रीजन ये हो सकता है मिसकम्युनिकेशन का, वो ये है कि जी लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो बात मैं कहना चाह रहा हूं उसका पस मंजर, कंटेक्स्ट, यानी उससे पहले जो वाकया कोई हुआ होगा या उससे पहले जो सिचुएशन होगी वो समझा ना सका, या जो बात मैंने कही थी वो उस कॉन्टेक्स्ट के साथ कंटिन्यूटी नहीं रखती थी। मसलन हम यहाँ पे बात कर रहे हो लेक्चर की, जनाब लेक्चर इस तरह से होता है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस में कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं, और मैं एकदम आपसे सवाल पूछूं कि जनाब आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, अब जो डिस्कशन थी और जो क्वेश्चन था उसका आपस में कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा, कोई रेलेवेंस नहीं बन रही। अब इस तरह हो सकता है ऐसा ही हुआ हो पेपर में, क्वेश्चन कुछ था, क्वेश्चन लिखते वक्त मैं चाह रहा था कि क्वेश्चन की वर्डिंग में एक सिनेरियो बिल्ड हो ताकि आपका जहन उस डिस्कशन की तरफ जाए जो क्लासरूम में हमने की, और फिर उसी की आखिरी लाइन में क्वेश्चन मैंने रख दिया। अब या तो कह सकते हैं कि जी मैं उसमें कामयाब ना हुआ कॉन्टेक्स्ट बनाने में, विच आई एम श्योर कि ऐसा नहीं है, या फिर ये कि जो कॉन्टेक्स्ट मैं बनाना चाह रहा था वो आपने अपने जहन में बनाया ही नहीं और सवाल को पढ़ के सिर्फ सवाल का आंसर लिखना शुरू कर दिया जो कि मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं था। लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। दूसरा है assumptions। ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लोगों का कि जब हम किसी से डिस्कशन करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, कन्वर्सेशन, चाहे वो ओरल हो, जुबानी, या फिर हम किसी के साथ लिख के बात कर रहे हो, ईमेल में, चैट में, या जो आप यूज करते हैं ना एसएमएस वगैरह, या जो आप वेब पे चैट करते हैं, तो हम अपनी डिस्कशन में अपने जहन में कुछ assumptions रख रहे होते हैं और जो सुनने वाला, देखने वाला, उसकी assumptions कुछ और होती है। हम समझ रहे होते हैं कि जी मैं जो बात कर रहा हूं वो क्रिकेट की है, और आप कहते हैं कि जी यहाँ पे बेड़ा गर्क हो गया, कोई सही बात नहीं मानता, कोई अपने कप्तान की बात नहीं मानता, लेकिन जो सुनने वाला है उसके जहन में कुछ और assumption है, वो समझ रहा है जी सियासत की बात हो रही है, वो भी कहेगा हाँ जी कप्तान की कोई बात नहीं सुन रहा। तो व्हाट हैपेंस? मिसकम्युनिकेशन। आप यानी बोलने वाला जो अपने जहन में मफरूजा लेके चल रहा है, जो थिंकिंग लेके चल रहा है, तो जो सुनने वाला है उसके जहन में assumptions कुछ और हैं। अब दोनों की ही गलती हो सकती है। जो बोलने वाला है उसको चाहिए कि पहले वो
कॉन्टेक्स्ट क्लियर करे कि मैं भाई किस चीज की बात कर रहा हूं, और उसी के मुतालिक कोई जुमला बोलने लगा हूं, जो मेरे जहन में है वो तुम्हारे जहन में भी वो क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन लोग गलत असम्पशंस लेके चल पड़ते हैं। लाइक अगर मैंने कोई क्वेश्चन लिखा है कि जी आप मुझे डेफिनेशंस ना लिख के दें, मुझे अपने ओपिनियंस लिख के दें, तो आपने असम्पशन के जी सारे एग्जाम में ऐसा ही होता है कि जी कोई डेफिनेशन रट ली जाती हैं, एग्जांपल्स रट ली जाती हैं, और जहां पूछा जाता है कि जी व्हाट इज डेटा, तो वहां डेटा की डेफिनेशन रटी हुई लिख दी जाती है। तो ये असम्पशन गलत हो गई। हालांकि मैंने उसमें क्लैरिटी दी थी कॉन्टेक्स्ट में भी, ये डेफिनेशंस नहीं लिखनी, डिस्क्रिप्शंस नहीं लिखनी, और प्रोफेशनल एग्जांपल्स लिखनी है। घरेलू एग्जांपल्स या दाएं बाएं की एग्जांपल्स नहीं लिखनी। तो मे बी ऑन द पार्ट ऑफ माय अजम्पशन आई वाज रॉन्ग, जो मैं तवक्को रख रहा था वो नहीं हुआ, और मे बी ऑन द पार्ट ऑफ योर अजम्पशंस यू वर रॉन्ग, कि आप कुछ और तवक्को रख रहे थे। हालांकि मैंने क्लैरिटी दी थी कि जी क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। फिर उसके बाद एक रीजन हो सकती है एम्बिग्विटीज। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कि कोई लफ्ज बोले जाएं और वो सही तरह से ना बोले जाएं, उनका मतलब भी क्लियर ना हो। अब देखें, एक इंग्लिश का लफ्ज है नाइट, NIGHT, और इंग्लिश का ही एक लफ्ज है KNIGHT। अगर मैं कहूं जी नाइट इज देयर, अब देखें बड़ी जल्दी से किसी दूसरे की जुबान को अगर हम बोलें तो शायद हम अहले जुबान की तरह अपना एक्सेंट ना कर पा रहे, इस वजह से सुनने वाले को कोई ना कोई कि हाँ ये वहम सा हो जाएगा कि पता नहीं क्या बात कही गई है, और जो उसे बेहतरीन लगेगी वो सिर्फ वही बात कबूल कर लेगा। इसे कहते हैं एम्बिग्विटीज। अभी इस पे फिर आते हैं वापस। फिर है वेगनेस। वेगनेस भी तकरीबन एम्बिग्विटी है। वेगनेस जो लफ्ज है वो बना है वेग से। कोई बात कही जा रही है और कहने वाला इतनी अकल नहीं रखता या इतना शऊर नहीं रखता कि वो उसे सही तरह से डिस्क्राइब कर सके, तो आप उसे कहते हैं वेग, क्योंकि आपको उसकी बात समझ नहीं आ रही। देन इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि कोई चीज अपनी जगह पे मौजूद होनी चाहिए लेकिन वो वहां पे मौजूद नहीं है। लाइक कई लोग अपने जुमलों में ग्रामर की मिस्टेक्स करते हैं। कहीं पे अगर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखना है तो वहां पे कोई वर्ब लिख देंगे, और जहां वर्ब लिखना है वहां पे कोई और चीज कोई और लिख देंगे, नाउन लिख देंगे, प्रेपोजिशन लिख देंगे। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो एक अलग चैप्टर खोलना पड़ेगा कि जी प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है। लेकिन आपको ये समझना है कि इंग्लिश या उर्दू कोई भी जुमला आप जब बोलते हैं या लिखते हैं तो असल चीज जो लफ्ज हैं उनमें या तो कोई इस्म होगा, नाउन, या कोई वर्ब होगा, तो उन्हें प्रॉपर जगह पे प्लेस करना है। अगर मैं कहूं है वो कुर्सी एक, है वो कुर्सी एक, लफ्ज तो सारे सही हैं लेकिन इनकंसिस्टेंट है, एक दूसरे के साथ उनका कोई लिंक नहीं बन रहा। अगर मैं कहता कि जी वो एक कुर्सी है, तो इसमें क्या है जी, हमने जिस वर्ड को जहां पे रखना है वहीं पे रख के बोला है, अब वो मीनिंग ज्यादा क्लियर हो गया। लेकिन पहली जो एग्जांपल थी है वो एक कुर्सी, वो तो वेग बन गई ना बात, इनकंसिस्टेंट हो गई। फिर एक रीजन और हो सकता है मिसमैच इन पार्टीज, यानी जो पार्टीज आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं उनका लैंग्वेज का कोई मिसमैच है या मफहूम बताने का कोई मिसमैच है। मसलन पढ़ा लिखा आदमी जब किसी अनपढ़ से बात करेगा तो शायद लफ्ज तो कॉमन होंगे लेकिन लफ्जों की अदायगी में मिसमैच होगा। अब देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2-4 दिन पहले की बात है, मेरी एक मजदूर टाइप आदमी से बात हुई, तो उसने मुझे ये बताया, उससे कोई रिपेयर वर्क हमने करवाना था, तो उसने कहा कि जी आपकी फारसी लिन जो है ना वो खराब हो गई है। मैंने कहा जी क्या खराब हो गई? कहता है जी आपकी जो कमरा है उसमें फारसी लिन जो है वो खराब हो गई। अब मैं सोचने बैठा हूं कि जी फारसी लीन ये क्या चीज है, किसी डिक्शनरी में मुझे नहीं मिल रही, गूगल में नहीं मिल रही। लेकिन
वो अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है ना, अपने काम का एक्सपर्ट है, उसने बात तो सही कही, लेकिन मैंने जो बात सुनी मैं अपनी डिक्शनरी अपनी वोकैबुलरी में उसे तलाश नहीं कर सका। लेकिन फिर जब मैंने उसके मालिक से, जो जिस शॉप से वो आया था, उससे बात की, तो उसने कहा ओहो हो, फार सीलिंग का मतलब है फॉल्स सीलिंग, जिसे ये लोग फॉल्स सीलिंग भी कहते हैं, यानी जो छत है उसके नीचे लकड़ी या कोई थर्मोपोल के जरिए वो एक सीलिंग सी बना देते हैं, उसे कहते हैं फॉल्स सीलिंग या फॉल्स सीलिंग। अब वो आम आदमी उसे क्या कह रहा है जी, फार सीलिंग, तो मिसमैच है, यानी कह तो वो सही रहा है, लेकिन वो मेरी डिक्शनरी मेरी वोकैबुलरी इसके साथ मैच ही नहीं कर रहा। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा जी, वो जनाब सर्टिफिकेट, अब जो अनजान लोग हैं वो तो परेशान हो जाएंगे जी, क्या सर्टिफिकेट, लेकिन वो कहना चाह रहे हैं सर्टिफिकेट। अब हो सकता है कि जब आप उसके सामने कहेंगे जी तुम सर्टिफिकेट लेके आओ, तो वो परेशान हो जाएगा, पता नहीं सर्टिफिकेट क्या होता है। फिर उसकी जुबान में उसे अगर कोई समझाया कि वो भाई वो कागज, वो सर्टिफिकेट उसको कहते हैं। अब इस तरह के बहुत से मिसमैच हो सकते हैं। बज़ाहिर हमारे इर्द गिर्द के लोगों, जिनको हम रोजाना देखते हैं, जिनसे हमारा रोजाना का इंटरेक्शन है, उनके साथ हमारी वोकैबुलरी मैच नहीं करती, और इवन मैच करती भी हो तो फिर भी कोई ना कोई एम्बिग्विटी या वेगनेस बीच में आ जाती है। तो यहां तक मेरी बात सबको क्लियर हो रही है? लेट मी सी इफ यू कैन टेल मी जी, एनीबॉडी, आपको बात क्लियर हो रही है मेरी? जी बताएं। जी रोशाम मौजूद है? रोशाम, प्लीज टेल मी। लेकिन फिर इंटरेक्टिव सेशन का फायदा कोई नहीं अगर आप साथ में मुझे रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो। जी सर, मैं अवेलेबल। जी जी सर, मुझे समझ आ गई है। रोशाम समझ की। नोखेज हैं, नोखेज, वासिफ भी मौजूद हैं। वासिफ कुछ बताएं, आपको बात क्लियर हुई कि नहीं? इस तरह मैं इधर हूं। महविश हैं, उनको क्लियर हुई बात? यस सर। और यहाँ पे नाम तो बहुत से नजर आ रहे हैं। शिराज, आई डोंट नो मैं कहां तक पहुंच पा रहा हूं कि नहीं। अवेस हैं, अब्दुल्ला अवेस। यस सर। लगता है कोई भी अब्दुल्ला अभी है, अवेस यहीं पे मौजूद है। है। मीर हमजा हैं, वो मुझे नजर नहीं आ रहे, या तो फिर वो वॉशरूम चले गए हैं, या खाना खाने, या फिर मस्जिद चले गए होंगे। अच्छा ठीक है, वैसे आपकी मर्जी। तो अब यहां तक हमें बात ये समझ आई कि मिसकम्युनिकेशन की कई रीजंस हो सकती हैं। एक ये रीजन भी हो सकती है कि जो हम जुमले बोलते हैं वो बहुत ज्यादा ओवरलोडेड होते हैं, उसे कहते हैं ओवरलोडेड कम्युनिकेशन। यानी हम एक ही जुमले में बहुत ज्यादा वर्ड्स या बहुत सारे जुमलों को एक ही सांस में एक जुमले की शक्ल में बोलने के आदी हैं। अब उसका नुकसान ये होता है कि अगर आपने 5 जुमले 10 सेकंड में बोल दिए हैं, तो जैसे 10 सेकंड खत्म होंगे तो आप पहला जुमला भी भूल चुके होंगे, सुनने वाला भूल चुका होगा कि पता नहीं क्या कहा, दूसरा भी, तीसरा भी, और उनको याद करते करते वो चौथे जुमले को भी भूल चुका होगा। टू मच ओवरलोडेड कम्युनिकेशन ये बोलने में भी और लिखने में भी बहुत नुकसानदेह है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, मैं अपनी लेक्चर स्लाइड्स में सेंटेंसेस छोटे रखता हूं जितना हद तक हो सके, उसमें एक्स्ट्रा या अननीडेड वर्ड्स नहीं होते, अनवांटेड वर्ड्स नहीं होते, क्योंकि वो अनवांटेड वर्ड्स असल मीनिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब फिर किसी वक्त इस पर और डिटेल में बात करेंगे, मैं फोकस करना चाह रहा हूं अपनी डिस्कशन को
एम्बिग्विटीज पे और वेगनेस पे। तो अब अगली जो बातें हम करेंगे वो रिगार्डिंग एम्बिग्विटीज और वेगनेस पे ही होंगी। एम्बिग्विटी का क्या मतलब है, ये मैंने आपको शुरू में कहा था कि थोड़ी देर बाद हम इस पे डिस्कशन करेंगे, तो अब वो टाइम आ गया। एम्बिग्विटी को उर्दू में कहते हैं ईहाम। अब नॉर्मली लोग ये लफ्ज नहीं यूज कर रहे होते, लेकिन मैं उसका सादा एक उर्दू ही मीनिंग बताऊं, लाइक वहम। वहम के पता नहीं ये बात हो रही है या कोई और बात हो रही है, इसे वहम या ईहाम कहते हैं या तजब्जुब भी कहते हैं। यानी जब आपको ये ना समझ आ रही हो कि किसी ने क्या बात कही है, क्या लिखी है, या आप क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं, आप उसे कहेंगे जी तजब्जुब, एम्बिग्विटी। और इसका एक मतलब ये भी है कि जो वर्ड बोला गया या लिखा गया, इट हैज गॉट मल्टीपल मीनिंग्स। एक लफ्ज है जिसका मुख्तलिफ सिनेरियोज में मुख्तलिफ मतलब बनता है। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी नाइट, लिखने में तो डिफरेंट है लेकिन बोलने में एक जैसा है, लेकिन किस वक्त उसका कौन सा मतलब लिया जा रहा है यही समझ में ना आ रहा हो, उसे कहते हैं एम्बिग्विटी। द वर्ड माइट हैव मल्टीपल मीनिंग्स एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड विच मीनिंग इज इंटेंडेड राइट नाउ। ये ना समझ आ रहा हो कि जी इस वक्त कौन सा मतलब लिया जा रहा है। खास तौर पे ये उस वक्त प्रॉब्लम होती है जब आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में कम्युनिकेट ना कर रहे हो, बल्कि सेकंड प्रेफर्ड लैंग्वेज या थर्ड प्रेफर्ड लैंग्वेज, लाइक हो सकता है आपकी थर्ड प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन वो आपकी अपनी जबान नहीं है, मादरी जबान नहीं है, वो जबान जिसमें आपकी बचपन से अब तक तरबियत हुई वो नहीं है। तो फिर उसके वर्ड्स समझने में प्रॉब्लम होगी। आप अपनी मादरी जबान के वर्ड्स को बड़ी वाज़ेह तौर पे जानते हैं कि उन्हें प्रोनाउंस कैसे करना है, उनको बोलते वक्त अपना टेम्पो या मूड क्या रखना है, इस वजह से उनके मीनिंग्स आपको क्लियर हो जाते हैं। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं, जल्दी जल्दी से हम उनको कवर कर लेते हैं। ड्यू टू द यूज ऑफ सच अ वर्ड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस और स्टेटमेंट बिकम्स अनक्लियर, अनसर्टेन। यानी जब कहीं एम्बिग्विटी वाले वर्ड्स बोले जाते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग कुछ अनक्लियर सा हो जाता है, गैर वाज़ेह सा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है हेयर। अब हमारे देसी लोग इसे एक ही अंदाज में बोलते हैं, हालांकि ये 4-5 मुख्तलिफ वर्ड्स हैं जिनकी साउंड एक जैसी है, फोनेक्स। अब वो वर्ड्स कौन से हैं? हेयर, HEIR, हेयर, HERE। और वैसे तो ब्रिटिश और अमेरिकन उसे वाज़ेह तौर पे बोलेंगे, लेकिन हम लोग भी उसे HERE को भी उसी तरह ही बोलेंगे जिस तरह हम HEIR को बुला रहे हैं। और HEAR ये भी, इसका भी कुछ साउंड इफेक्ट सेम सा है। हमारे लोग हेयर HEIR को भी उसी तरह बोल रहे होते हैं जिस तरह HEAR, इसका मतलब होता है सुनना। अब ये जब हमारे जैसे लोग, यानी जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, जब वो इनमें से कोई एक लफ्ज बोल रहे होंगे तो उनको तो मतलब क्लियर होगा ना जो बोल रहा है या लिख रहा है, लेकिन जो सुनने वाला या पढ़ने वाला है उसको नहीं हो रहा होगा। और इस पे तो मजीद उस वक्त बड़ा मसला हो जाएगा जब किसी ने कहीं पे लिखना HEIR था और उसने स्पेलिंग याद नहीं थे तो उसने लिख दिया HERE या उसने लिख दिया HEAR। अब एक दो वर्ड्स और हैं, देन और दैन। हमारे लोग इन दोनों को भी सेम प्रोनाउंसिएशन में बोल रहे होते हैं। 1 मिनट की मुझे सिर्फ ब्रेक चाहिए। अच्छा, अब एक लफ्ज है शूट, जो इससे पहले दो वर्ड्स थे देन और दैन, उनको हमारे लोग एक जैसे ही प्रोनाउंस करते हैं। और जब कहीं लिखना पड़ता है तो जहां THEN लिखना है
वहां शायद वो लिख देते हैं THAN, यानी दोनों को इंटर रिप्लेसमेंट के तौर पे, एक दूसरे की रिप्लेसमेंट के तौर पे लिख रहे होते हैं, जो कि गलत है। देन का मतलब है फिर, और देन का मतलब है से, दिस थिंग इज ग्रेटर देन दैट थिंग, THAN। और THEN देन यानी तब, इट वॉज रेनिंग देन, यानी उस वक्त बारिश हो रही थी। आगे चलें, वर्ड है शूट। अब ये एक ऐसा लफ्ज है जिसके मल्टीपल मीनिंग है इन्हीं स्पेलिंग्स के साथ। अब मसलन शूट का एक मतलब तो है जनाब के किसी को शूट कर देना, जिस तरह से किसी को गोली मार के जख्मी या मार देता, शूट, शूट कर दिया जी। एक इसका मतलब वो भी है ना शूट, जैसे आप कहते हैं फोटो शूट, यानी तस्वीर उतारना भी शूट कहलाता है। अच्छा, शूट का एक लफ्ज जो है वो पैराशूट के शॉर्ट फॉर्म के तौर पे भी यूज होता है, या फिर कुछ बिल्डिंग्स में एक फाइबर का बना हुआ एक लंबा सा कपड़ा लगाया होता है, जिसका मकसद ये होता है कि अगर कभी कोई आग लग जाए या दरवाजा ब्लॉक हो जाए और बिल्डिंग से जल्दी इमरजेंसी में निकलना हो, तो वो शूट में से स्लाइड करके बाहर आते हैं। शूट, वहां पे भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। शूटिंग का लफ्ज आपने फिल्मों के मुतालिक सुना होगा, ये फिल्म की शूटिंग हो रही है। अब जिस वक्त शूट का लफ्ज बोल के कौन सा मतलब, कौन सा मीनिंग कोई ले रहा है, ये एम्बिग्विटी हो सकती है। फिर और कई लफ्ज हैं, लाइक राइट और लेफ्ट, दो लफ्ज हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये ऑफन एक दूसरे के एंटोनिम यानी ऑपोजिट के तौर पे मुख्तलिफ मीनिंग्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। लाइक राइट का मतलब है जी दाएं तरफ, एवरीबॉडी नोज। राइट का मतलब है जी दुरुस्त, जिसे आप कहते हैं ना राइट आंसर। राइट के और भी कई मीनिंग्स हैं। आप कहते हैं जी लेफ्ट, तो लेफ्ट के एक मतलब तो है कि जी बाएं तरफ मुड़ना, उल्टे हाथ, कीप लेफ्ट। ड्राइविंग आप जब करते हैं तो आपको लिखा हुआ नजर आता है कीप लेफ्ट। और लेफ्ट का एक मतलब और भी है जी, इसका मतलब है कि जी छोड़ दें या छोड़ दिया गया। अब कम से कम ये दो मीनिंग तो हैं। फिर एक वर्ड जो हमने देखा था ना शूट, उसी तरह से वर्ड है शॉट। इसके भी मल्टीपल मीनिंग है। लाइक शॉट का मतलब वही है गोली मार देना। शॉट का मतलब है जी कोई तस्वीर लेना, या किसी फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा, उसको भी शॉट कहते हैं। और शॉट का मतलब एक और भी है। शॉट का मतलब ये अमेरिकन स्लैंग में शॉट कहते हैं इंजेक्शन लगाने को। किसी बीमार आदमी को, मरीज को जब वो टीका लगाते हैं इंजेक्शन, तो उसे वो अपनी टर्मिनोलॉजी में शॉट भी कहते हैं, इंजेक्शन। और शॉट का एक लफ्ज और भी है, वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। वो जो लोग यानी हमारे मुल्क में तो नहीं, किसी दूसरे मुल्क में जो कुछ खास ड्रिंक कंज्यूम करते हैं अल्कोहल बेस्ड, तो वो जो छोटा सा एक ग्लास है जिसमें वो अपनी वो ड्रिंक पीते हैं, तो उसको भी वो शॉट कहते हैं। अ शॉट ऑफ वाइन और शॉट ऑफ समथिंग व्हाटएवर। इस पे ज्यादा बात नहीं मैं करूंगा। अब इस तरह के आपको बेशुमार लफ्ज मिल जाएंगे जिनके एम्बिग्विटीज पैदा करने के चांसेस ज्यादा है। यानी या तो वर्ड के कई वेराइटीज हैं जिनके स्पेलिंग डिफरेंट हैं, जिस तरह एयर, HAIR, HERE, HEAR, या फिर देन है THEN, THAN, या फिर ये है कि स्पेलिंग सेम है और मुख्तलिफ सिनेरियोज में उसके मीनिंग डिफरेंट है। जिस तरह राइट था RIGHT और लेफ्ट LEFT। अब थोड़ा सा बात को आगे लेके चलते हैं। ये बात होगी एम्बिग्विटी की। अब है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी क्या होता है?
इनकंसिस्टेंसी का सादा मतलब ये है कि कोई चीज को जहां पे होना चाहिए था वो वहां मौजूद नहीं है, या फिर ये कि जो चीजें हैं वो आपस में एग्री नहीं करती। अब खास तौर पे वर्ड्स के मतलब कि अगर आप किसी सेंटेंस में कोई एक दो वर्ड्स यूज करें और वो एक दूसरे के साथ एग्री ना करते हो, या वो मिलजुल के कोई सही मीनिंग कन्वे ना कर पा रहे हो, तो आप उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंसी। अ कपल ऑफ वर्ड्स दैट डू नॉट एग्री टू ईच अदर इन मीनिंग, दे आर नोन एज इनकंसिस्टेंसीज। उर्दू में आप कहेंगे बेरब्त या बेजाब्ता, यानी जो लफ्ज हैं वो एक दूसरे के मिल के कोई मतलब कन्वे नहीं कर रहे। या फिर ये हो सकता है कि किसी सेंटेंस में कोई वर्ड्स या फ्रेजेस जो है वो मिसप्लेस हो गए हैं, यानी कहीं पे कोई एक वर्ड लिखना था वो कहीं और लिख दिया है। और ये भी हो सकता है कि किसी सेंटेंस में जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, कॉमा, डॉट जिसको फुल स्टॉप भी आप कहते हैं, या हाइफन, डैश, सेमी कॉलन, कॉलन, कोट्स, कोट मार्क्स जो होते हैं, डबल कोट्स, इंग्लिश में हम भूल चुके हैं, उन्हें हम कहते होते थे कोटेशन मार्क्स। तो ये अगर कहीं पे उनमें से कोई यूज करना था तो किसी ने नहीं यूज किया, वो इनकंसिस्टेंसी होगी। अच्छा, अब एक इंग्लिश का सेंटेंस है, मैं चाहूंगा कि आप उसको जरा गौर से सुने और समझें। आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, मैम रोज एंड गॉड। अब सब लोग जानते हैं कि पेरेंट्स तो दो करेक्टर्स होते हैं ना, मॉम एंड डैड, अम्मा जान, अब्बा जान। तो अब किसी ने जुमला बोला जी, आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, और आगे लिखा हुआ मैम रोज। मैम रोज मुझे यूं लग रहा है जैसे किसी टीचर का नाम है, और गॉड स्मॉल जी के साथ है तो खुदा। तो अब क्या इस जुमले का ये मतलब बनता है, आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स जिनके नाम मैम रोज और गॉड है। आई एम रियली सॉरी, ये तो बहुत ही ब्लास्फेमी हो जाएगी। आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स यानी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह कोई तकरीर कर रहा होता है ना, उसे कोई अवार्ड मिला है तो अब वो शुक्रिया अदा कर रहा है, लोगों का अप्रिशिएट कर रहा है, तो वो कहीं पे कोई कह रहा है कि जी आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स। आगे उसने कहा जी मैम रोज एंड गॉड। तो अब सुनने वाले को क्या ये समझ आएगी कि जी पेरेंट्स जो है उनमें से एक का नाम है मैम रोज और दूसरे का नाम है गॉड। ये बड़ी अजीब सी स्टोरी बन जाएगी। और कुछ देर तक तो चूंकि ये हमारी जुबान का जुमला है भी नहीं, लेकिन हम जितना उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम उतना ज्यादा कंफ्यूज होते जा रहे हैं। आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, मैम रोज एंड गॉड। अब जितनी दफा भी इसको पढ़ेंगे कंफ्यूजन, लेकिन जब आप सही ट्रैक पे चलेंगे, यानी आप इससे पहले कहे हुए जुमलों को और बाद में जो जुमले आ रहे हैं उनको मिलाएंगे, तो फिर कहीं जाके आपको सिचुएशन क्लियर होगी कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, एक ग्रुप खत्म हो गया, यानी मेरे पेरेंट्स का थैंक हो गया। अब मैं फिर किसी और को भी थैंक्स करना चाह रहा हूँ, लाइक मैम रोज, मैडम रोज, दो हो गए। और तीसरा वो थैंक करना चाह रहा है एंड गॉड, यानी वो अपने खुदा का भी शुक्रिया अदा करना चाह रहा है। लेकिन एम्बिग्विटी पैदा उसने कर दी है इनकंसिस्टेंसी से, यानी कहीं पे कोई लफ्ज ऐड होना चाहिए तो ये जुमला सही हो जाए। लाइक अगर मैं ये कहूं आई वुड लाइक टू थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल माई पेरेंट्स एंड देन मैडम रोज एंड गॉड, यानी जिस अंदाज से इन लफ्जों को अलग-अलग करके बोला गया या इनमें कुछ दो एक लफ्ज और ऐड किए गए, उसने इस इनकंसिस्टेंसी को खत्म कर दिया। जो एक ना समझ आ रही थी बात, वो समझ में बदल गई, एम्बिग्विटी इज गॉन। क्या हम करेंगे, आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स एंड मैडम रोज एंड गॉड। ये भी एक बेहतर तरीका है उस इनकंसिस्टेंसी को दूर करने का। अच्छा, एक नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप गौर से पढ़ें, आई एम सॉरी आई लव यू, जिस तरह से मैंने बोला है उसी तरह से ये लिखा हुआ है, और अब शायद कोई और भी इसी तरह पढ़े, आई एम सॉरी आई लव यू। अब थोड़ी देर के लिए आप सोचें तो यूं लग रहा है जैसे
कि somebody loves somebody and they are sorry for it. इन्होंने अफसोस है कि वो किसी से मोहब्बत रख रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा सोचें तो बात और ज्यादा क्लियर होती जाएगी। कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन वो इनकंसिस्टेंसी सोच सोच के रिमूव हो जाएगी। आप समझ पाएंगे कि वो ये कहना चाह रहा है, आई एम सॉरी, परेशान ना हूं, मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि आई लव यू। तो अगर यहाँ पे कहीं कॉमा लिख दिया जाए, आई एम सॉरी आई लव यू के दरमियान में कहीं किसी लफ्ज के बाद एक कॉमा लिख दिया जाए, तो वो सेंटेंस की को ब्रेक कर देगा मीनिंग के लिहाज से। आई एम सॉरी, सॉरी के बाद कॉमा लगा दें तो वो बन जाएगा आई एम सॉरी आई लव यू। ये नहीं कि जी आई एम सॉरी आई लव यू, ये नहीं मैं माजरत चाहता हूं लेकिन मैं आपको क्यों मोहब्बत कर रहा हूं। ये थर्ड वन बहुत इंटरेस्टिंग है, आई लव बेकिंग माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स। ये अमेरिकन स्टाइल का एक सेंटेंस है। वो कहता है जी आई लव बेकिंग माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स। जनाब मुझे बहुत पसंद है मैं अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को बेक कर दूं। बेकिंग वही होता है ना जो कुकिंग कर रहे हैं, किसी अवन में जो कुछ वो तैयार कर रहे होते हैं वो बेकिंग होता है। क्या इसका ये मतलब है जी मुझे बहुत पसंद है जी मैं अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को बेक कर दूं? वो तो अस्तगफुरुल्लाह, बहुत ही गलत बात है ये तो। अगर इसका वो मतलब है जो आप हमें पहुंचा रहे हैं वो कुछ और मतलब है, और जो पहुंच रहा है वो कुछ और है। आप कुछ और पहुंचाना चाह रहे हैं मैसेज। आपको कहना चाहिए आई लव बेकिंग विद माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स। मुझे बहुत पसंद है जी मेरी फैमिली मौजूद हो और मेरे दोस्त मौजूद हो तो मैं बेकिंग करूं। सो आपको ये बात क्लियर हो रही है? आर यू गेटिंग द आइडिया? एनीबॉडी द कंफ्यूजन? जी बताइए। एनीबॉडी? निशाम? मुझे लग रहा है मैं दीवारों को ही पढ़ाई जा रहा हूँ, खाली चेयर्स को। जी इंटरेक्ट करें बीच में। इंटरेक्टिव का मतलब ही यही है। या तो ये बात है कि जी आपको सब कुछ पहले से पता है, आप पहले से ही समझ आ चुकी है, या फिर ये है कि जी खामखाई मैं बोली जा रहा हूँ, समझ किसी को कुछ नहीं आ रही। जी अब्दुल्ला? सर सुन रहे हैं हम आपको। बस सिर्फ सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उससे बेहतर आप म्यूजिक नहीं सुन लेते? जी में साथ में इंटरेक्ट भी करें ना, कोई आस्क समथिंग। वरना अभी मैं क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता हूँ, फिर सारों को जवाब देने पड़ेंगे। यही कर लें सर। लेकिन आपको जो करना चाहिए आपने वो नहीं करना, वही जो मैं करना चाह रहा हूं। अच्छा अब एक बहुत अहम बात है जो शुरू में मैंने कहा था कि जी लेमैन, तो पहले इस चीज को समझने के लेमैन का क्या मतलब। उससे पहले सबको पता है जी प्रोफेशनल का क्या मतलब होता है, लेकिन इस वक्त हम उस बात को दोहरा लेते हैं। प्रोफेशनल कौन है? अ पर्सन हु इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोफेशन। किसी प्रोफेशन का वो हिस्सा है, उस प्रोफेशन का काम करता है। वन हु नोज ऑल और अ सबसेट ऑफ देयर प्रोफेशन, यानी कोई शख्स जो किसी प्रोफेशन की सारी चीजें जानता हो, या फिर उनमें से चंद एक चीजें। लाइक जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टरी के प्रोफेशन को जानते हैं और उसमें वो काम भी करते हैं ना कि जी मरीजों की मर्ज की तशखीस करते हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अब हो सकता है कि कुछ लोग सारे ही ट्रीटमेंट्स कर लेते हों, लेकिन हो सकता है कुछ सिर्फ दांतों का इलाज करते हों या आंखों का इलाज करते हों, उन्हें ये ना पता हो कि जी हार्ट की इलाज कैसे करना है, तो वो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। तो स्पेशलिस्ट के लिए एक सबसेट ऑफ द प्रोफेशन काफी है, लेकिन जो जनरल फिजिशियन होते हैं उनको तकरीबन सारी चीजों का इलाज का पता होता है। सो अ पर्सन हु इज रिलेटेड टू अ प्रोफेशन, अ पर्सन हु नोज ऑल और अ सबसेट ऑफ देयर प्रोफेशन। तो अब आप सोचें कि अगर मैं किसी डॉक्टर को कहूं कि जी हार्ट रेट
या कोई शख्स डॉक्टर जो है वो मुझे कहे कि जी हार्ट रेट, तो कोई ऐसा लफ्ज उसने इस्तेमाल किया जो उसके प्रोफेशन का है लेकिन मैं भी समझ लेता हूँ, यानी वो कहना चाह रहा है कि जी दिल की धड़कन की जो रफ्तार है। आपसे डॉक्टर कहते हैं जी इसका बीपी चेक करो, तो एवरीबॉडी नोज कि जी ब्लड प्रेशर चेक होना है। अब कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो समझ आ जाती है हमें प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स की, लेकिन मे बी अगर डॉक्टर मुझे कहता है जी कि किसी को जनाब इंटरनल पेरिनियल हाइड्रोफोबिया हो गया है, आई डोंट नो, पता नहीं कुछ टर्मिनोलॉजी है, तो इसका क्या मतलब है? अब मुझे तो नहीं पता भाई, वो डॉक्टर अपने किसी डॉक्टर दोस्त को बताएगा तो उसे तो समझ आ जाएगी। आप दवा खरीदते हैं ना बाजार से, तो आप कहते हैं जी मुझे पैनाडोल दे दें या मुझे ब्रूफेन दे दें, तो ये तो वो नाम है जो हम जानते हैं, लेकिन अगर आप जो फार्मासिस्ट हैं उनकी जुबान में बात करें तो वो हमें नहीं समझ आएगी। जो वो आपस में बात करते हैं उसमें वो कहेंगे आइब्रोप्रोफेन। आइब्रोप्रोफेन जो है वो उस केमिकल का नाम है जो किसी एक दवा में, तो हम वो केमिकल नेम्स या वो जो नोमेनक्लेचर उसको नहीं जानते, तो वो प्रोफेशनल्स जानते हैं। बात जिस तरफ मैं आपको लाना चाह रहा हूँ ये कि डॉक्टरी के प्रोफेशन से हम थोड़ा बहुत ही कुछ जानते हैं, मुकम्मल चीजें हम नहीं जानते। मसलन हमें नहीं पता पेरिकार्डियम क्या है, एंडोक्राइन क्या है, ये पता नहीं, डॉक्टर्स को पता है। लेकिन अगर आप डॉक्टर को कहेंगे कि जनाब टेबल है डेटाबेस का, उसको हमने नॉर्मलाइज करना है, तो उसे नहीं पता होगा, वो कहेगा पता नहीं नॉर्मलाइज ऑफ टेबल, वो तो टेबल वही समझ रहा होगा जी मेज कुर्सी जिस तरह होता है। इसका मतलब है कि जिस प्रोफेशन में कोई शख्स होता है वो उसका प्रोफेशनल है, लेकिन जो उस प्रोफेशन में नहीं है वो किसी और प्रोफेशन में है, तो फिर वो उस प्रोफेशन में जिसके मतलब वो नहीं जानता वो उसके लिए लेमैन है। लेमैन का लाजमी मतलब नहीं है कि जी अनपढ़। लेमैन का मतलब है कि जी आई एम लेमैन टू अ प्रोफेशन बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट प्रोफेशन। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट मेडिसिन, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट लॉ, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्राइम फाइटिंग। जिस तरह ये पुलिस डिपार्टमेंट है तो उनको ही पता है वो किस तरह से या इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, वो उनको ही पता है, हमें नहीं पता। हम लेमैन है इस मामले में, लेकिन वो हमारे प्रोफेशन के लिए लेमैन है। तो लेमैन की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन विदाउट प्रोफेशनल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। कोई शख्स जो किसी प्रोफेशन के मतलब कोई भी नॉलेज नहीं रखता वो उसका लेमैन है। अब हो सकता है कि मैंने अगर कंप्यूटर की पीएचडी कर ली तो मैंने मेडिसिन की पीएचडी तो नहीं ना की, पीएचडी करने के बावजूद भी मैं लेमैन हूं डॉक्टर्स या मेडिसिन के फील्ड में। तो अगर किसी डॉक्टर ने एमबीबीएस किया है या उसने चले पीएचडी भी की है, तो वो कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी, आप उसे कहें जी सीक्वेंस डायग्राम बनानी है, हमने ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन डायग्राम बनाना है, वो कैसे बनाएगा? उसको तो यही नहीं पता ऑब्जेक्ट ये कौन सी चीजें हैं जो ऑब्जेक्ट्स कहला रही हैं। तो इसी तरह ये बात हो रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ लेमैन टू डॉक्टर्स एंड द डॉक्टर्स आर लेमैन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वाइस वर्सा, दोनों चीजें। हो सकता है कि लेमैन इलिटरेट भी हो, यानी अनपढ़ भी हो सकता है कम एजुकेटेड भी हो सकता है बहुत एजुकेटेड भी हो, लेकिन आपको ये फर्क ध्यान में रखना है कि लेमैन सिर्फ हम उस शख्स को कह रहे हैं जो हमारे प्रोफेशन में नहीं है, किसी और प्रोफेशन में। तो ये जो वर्ड था वेग, उसके मतलब भी हमने बात की थी। वेग का मतलब है अनक्लियर वर्ड्स, ये पता ही ना चले जी वर्ड क्या कहा गया, उसमें क्लैरिटी ना हो। अब दो चीजें हमने देख ली हैं इस स्क्रीन पे, यानी लेमन और प्रोफेशनल के मतलब, और उससे पहले हमने देख लिया एम्बिग्विटी क्या होती है और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। अब मजीद अहम चीज हमने डिस्कशन करनी है जिसके लिए इन्हें पहले से जो पड़ी हुई चीजें उनको जरा क्लियर होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स, कुछ सिनेरियोज हैं, मैं एक ही सिनेरियो आपके सामने पढ़ूंगा।
लाइक सिनेरियो ये है कि इफ यू हैव टाइम ट्राई टू मॉ द लॉन दिस आफ्टरनून। यानी कोई एक आदमी है, वो अपने बच्चे को कह रहा है, अपने बेटे को, इफ यू हैव टाइम ट्राई टू मॉ द लॉन दिस आफ्टरनून, said the father as he walked out of the door to go to his office। यानी एक आदमी है, वो सुबह नाश्ते के वक्त घर से निकलते वक्त उसने अपने बेटे को, टीन एज बच्चा है, उसको कहा कि जी इफ यू हैव टाइम ट्राई टू मो द लॉन। इसका मतलब है कि जी वो जो लॉन मूवर है उसकी मदद से लॉन की घास काट देना। इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव टाइम ट्राई टू मो द लॉन दिस आफ्टरनून, said the father as he walked out of the door to go to his office। His teenage son, head down, concentrating on the breakfast, grunts in reply, वो जो बेटा है उसने नाश्ता करने की तरफ उसकी तवज्जो थी, उसने बस कह दिया अब पता नहीं इसका मतलब क्या है, हाँ या ना। To the father's dismay, the yard remained untouched when he returned home। जब वो बाबा जी, डैडी जब वापस आए तो उन्होंने देखा ना, तो लॉन तो उसी तरह ही है, इसमें तो कोई घास की कटाई नहीं हुई। The son, when confronted by his angry father, बाद में कहीं वो अपने बेटे को उसने ढूंढा होगा, पूछा होगा, तो he excused his lack of action with the explanation। उसने जवाब ये दिया कि जनाब देखें, you said if I had time, आपने तो खुद ही कहा था बाबा के जी अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मेरे पास तो टाइम ही था। I was at the mall all day। सारा दिन वो बेचारा घूमता फिरता रहा, आवारागर्दी करता रहा मॉल पे। अब थोड़ा सा हमें सोचना है कि जी गलती कहां पे हुई है, बताएं कहां पे गलती हुई है जी, कोई बताएगा गलती कहां पे हो गई? बोलिए, गलती हुई किससे? जो टीनेज बेटा उससे हुई है या उसके डैड से? जल्दी जल्दी बताएं, तो मैंने आपकी जान नहीं छोड़नी। प्लीज एनीबॉडी बताएं गलती किससे हुई है? सारे चले गए? मेरे ख्याल में तो गलती जो है वो फादर से हुई है, क्योंकि उसने अपनी कन्वर्सेशन के शुरू में ही कह दिया था इफ यू हैव टाइम। ये नहीं उसने एम्बिग्विटी खुद ही छोड़ दी, एजम्पशन उसने की कि जी मैं ऐसे अगर कह रहा हूं तो वो तो करेगा ये काम, लेकिन खुद ही ऐसा जुमला बोल दिया जी इफ यू हैव टाइम ट्राई टू मो द लोन। क्या मतलब? अगर तुम्हें टाइम मिला तो बेटे ने तो फिर उसी हिसाब से डिसाइड किया कि जी मेरे पास तो कोई टाइम नहीं है। लेकिन ज्यादा बेहतर क्या होता, वो आप सिनेरियो 2 में देखें। सिनेरियो 2 कहता है कि जी माइक, यानी वही करेक्टर्स हैं और जरा एक डिफरेंट अंदाज में। माइक said the father, addressing his son as he walked out of the door to work। The father paused, waiting for the teenager to raise his eyes from the cereal he was, वो जी नहीं, वो जो कॉर्नफ्लेक्स ये सीरियल्स जो खा रहा था नाश्ते के, तो माइक, उसने डैड ने उसको कहा माइक, और फिर उसने थोड़ा सा खामोशी इख्तियार की ताकि माइक की तवज्जो उसे मिल सके। माइक उसका बेटा है। Waiting for the teenager to raise his eyes from the cereal he was gulping, we are going out of town this weekend। यानी उसने, इस वाले कैरेक्टर ने नहीं पूछा कि जी टाइम है कि नहीं, उसने स्ट्रेट अवे कहा वी आर गोइंग आउट ऑफ टाउन दिस वीकेंड, सो यू नीड टू mow the lawn today, एनी प्रॉब्लम विद दैट? यानी उसने उसको क्लियर कर दिया कि जी हमने वीकेंड पे बाहर जाना है, तो बेहतर है कि तुम आज लॉन के घास की कटाई कर दो। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट?
ताकि अगर उसको बात समझ नहीं आई या उसके ज़हन में कोई एम्बिग्विटी है तो वो पूछ ले। नो सर, आई वाज गोइंग टू द मॉल विद टेड एट जिम बट आई कैन जस्ट गेट इट डन बिफोर आई लीव। उसने भी एग्री किया कि ठीक है जी, जाना तो था मुझे मॉल में दोस्तों के साथ, लेकिन मैं फिर भी ये काम कर जाऊंगा। ग्रेट, आई अप्रिशिएट, सी यू टुनाइट। ठीक है जनाब, फिर मैं चेक करूंगा रात को आके वापस कि जनाब तुमने ये काम किया कि नहीं। Said the father, heading out of the door. The lawn was moved and edged, and the family had a non-eventful evening. यानी जिस तरीके से बाप ने उस बेटे को मैसेज कन्वे किया, उससे वो काम करना पड़ा। He made sure कि जी हाँ ये करेगा, और फिर वापस आके जब उसने चेक किया तो वो वाकई लॉन की कटाई हुई थी घास की, और उसके एजेस भी क्लीन हुए थे। तो दोनों सिनेरियोस का डिफरेंस आपने समझना है। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स की तरफ लेके जाऊंगा। जी, एनी क्वेश्चंस? अभी हमारे पास 20 मिनट पड़े हुए हैं। जी, एनी क्वेश्चंस? जी बताएं बेटा, आप महविश। जी, क्लियर हुई बात कि नहीं? There should be somebody who is listening and understanding. There must be. कोई ना कोई तो होगा ना जिसको समझ आ रही है। ये ध्यान में रखें कि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ वो मैंने आपसे वापस लेना है फाइनल एग्जाम में। इस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको आंसर्स लिखने चाहिए, उसी अंदाज से मैं आपको बता रहा हूँ। सो एनीबॉडी? अब थोड़ी सी डिस्कशन और आगे लेके चलते हैं, फिर उसको अगले लेक्चर के लिए सस्पेंड कर देंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपके लिए छोड़ दी हैं, आप उन्हें खुद पढ़िएगा, उनमें भी एम्बिग्विटीज हैं। Like this one, this husband calls his home to tell his wife that he is going to stop after work. कहीं पे उसने दफ्तर से वापस आते हुए कहीं पे रुकना है उसने। Husband calls wife to let her know that he is stopping by a friend's house after work. इन्हें वो उसको बता रहा है कि जी मैं दफ्तर से वापसी पे एक दोस्त की तरफ रुकूंगा। I'm going to stop by Jay's office on the way home from work tonight, but I won't be late. यानी मैं रास्ते में उसकी तरफ रुकूंगा लेकिन लेट नहीं हूंगा मैं। Now that is the problem, जहां पे उसने कह दिया ना कि जी मैं वहां पे रुकूंगा दोस्त की तरफ, लेकिन मैं लेट नहीं हूंगा। I won't be late. This is the problem. यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो रही है। अब उसकी बेगम ने क्या समझा? The wife interprets won't be late to mean he will only stop for a few minutes and he will be home around his usual time. बेगम उसकी यही सोच रही है कि जी won't be late का मतलब है तो जनाब 2-3 मिनट के लिए वो अपने दोस्त रुकेगा और फिर चल पड़ेगा और घर आ जाएगा टाइम पे। लेकिन हस्बैंड जो थे साहब, उनका मकसद था कुछ और। वो कहते थे husband meant he would be stopping at friends and will not be home really late at night. यानी won't be late का मतलब ये नहीं है कि मैं रोजाना के टाइम पे आ जाऊंगा। won't be late का मतलब हस्बैंड ये सोच रहा है और कह रहा है जनाब मैं रात को लेट नहीं आऊंगा। जो वहां के कुछ शुरफा घराने हैं उनमें लेट नाइट का मतलब हो सकता है 11 PM या उसके बाद का टाइम, वो लेट नाइट हो जाएगा। और हस्बैंड यही कह रहा था कि जी मैं इतना लेट नहीं हूंगा, लेकिन फिर भी मिसकम्युनिकेशन हो रही है, a total miscommunication. This problem could have been solved by adding some additional details. यानी उन जुमलों में कुछ ऐसे लफ्ज ऐड कर दें जो एम्बिग्विटी ना होने दें। अब उसकी एग्जांपल क्या है? I'm going to stop by Jay's house after work. जी, आप में से भी कोई बता सकता है?
उसको चाहिए था, वो कहता I'm going to stop by Jay's house after work and plan to stay for 2 to 3 hours. So I should be home between 8 or 8:30. If I'm going to be later than that, then I'll call you. मुझसे चाहिए कि बताए कि जी मैं अपने दोस्त जे के घर रुकूंगा, 2 या 3 घंटे के लिए रुकूंगा वहां, जिसका मतलब है कि मैं रात 8 या 8:30 तक वापस आ जाऊंगा. लेकिन अगर if I'm going to be later than that, I'll call you. यानी अगर फिर भी कोई देर होने का इम्कान हुआ तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा. होपफुली आप ये बात पूरी समझे. यानी सिर्फ ये कह देना, जो अक्सर आप अपने आंसर्स में बस एक लाइन लिख देते हैं, जिससे वो एम्बिग्विटी सामने आ जाती है. आपको थोड़े चंद अल्फाज की डिटेल ऐड करनी है. ये भी एक एग्जाम्पल है, इसको आप जरा पढ़िए. ये तो बड़ी मजाही एग्जाम्पल भी बन जाएगी. जैसे समझे मिस्टर बीन, तो ये एग्जाम्पल क्लियर हुई आपको? एनीबॉडी तो बता सकता हूं. सर्दी का मौसम कुछ ज्यादा ही छान है. जी बताइए, कोई बता सकता है आप में से एग्जाम्पल क्या है? This morning my son said his ear hurts, and I said, on the inside or outside? So he walks out the front door and comes back and says, both. अब I don't know कि आप इस जोक तक पहुंचते हैं कि नहीं. उसने अपने बेटे से पूछा कि क्या मसला है, तो उसने कहा कि जी कान में कोई मसला है, कान में दर्द है. And I said, on the inside or outside? यानी मैंने उससे पूछा जी कि अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ. अब बच्चे ने शायद गलत समझा. वो walks out of the front door and then after some time he comes back and says both. What does that mean? बच्चा शायद ये सोच रहा था कि जी बाहर जाते हुए दर्द होती है कान में या अंदर रहते हुए, कमरे के अंदर रहते हुए. तो उसने उसको चेक किया कि जी वाकई कमरे के अंदर तो होती है रहते हुए, लेकिन बाहर जाके भी इसके कान में दर्द हो रही थी. So the person thought moments like, this got me wondering if I am saving too much for college. कहीं ये तो नहीं कि मैं अपने बच्चे की पढ़ाई पे को बेजाई पैसा लगाई जा रहा हूँ जबकि उसका कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा. अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने खुद पढ़नी है. Then we will be coming back for the next discussion sometime. तो इस वीक में जो 2 रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो तो मैंने आपके लिए अपलोड की हैं, वो आपने देखनी है, जब देख भी रहे होंगे. इस इंटरैक्टिव सेशन में भी आपने हिस्सा लिया है और आप इसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकेंगे. लेकिन हमें इस वीक में एंड पे लाइक सैटरडे को या संडे को एक और इंटरैक्टिव सेशन रखना है ताकि हम जल्दी इस सिलेबस को कवर कर सकें. सो वो भी एक रिकॉर्डेड इंटरैक्टिव सेशन होगा, प्रोबेबली ऑन सैटरडे और संडे. मैं बाद में आपको उसका स्केड्यूल सेंड कर दूंगा. आज की डिस्कशन को यहीं पे रखते हैं. होपफुली कि आपने पूरी तवज्जो से इस डिस्कशन का हिस्सा बने हैं. आपने प्रॉपरली सारी बातें देखी हैं, समझी हैं. ऑल्दो कि आपने बीच में इंटरेक्ट नहीं किया, लेकिन स्टिल आपके ज़हन में अगर कोई क्वेश्चंस हों या कंफ्यूजन्स हों, बिफोर वी क्लोज द वीडियो
let's have those questions. Anybody? No, sir. Any questions? So let us then close. If you don't have any questions, let's close this interactive session, and I'll be uploading a schedule for the next interactive session within the same week. You'll have to find some time in on Saturday or on probably Sunday. मैक्सिमम जितने लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं वो जरूर ज्वाइन करें, ताकि हम ये जो एम्बिग्विटीज और इनकंसिस्टेंसीज हैं इनका लेक्चर हम शुरू कर दें, ताकि अगले वीक में हम कुछ और प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर सकें. सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग. होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी. टेक केयर एवरीबॉडी, अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.